नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस चैनल पर। और आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का एक और टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जिसकी शुरुआत डेविड स्टर्न ने की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिसकी शुरुआत होती है, आज हम इसे पूरा कवर करेंगे और देखेंगे कि व्यवहारवाद से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार से ये पूछे जाते हैं। ना केवल ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर वाले स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि यह इम्पोर्टेंट होगा बीए कर रहे हैं जो स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वगैरह ले रखा है, जिन्होंने एमए जो कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उस फॉर्म में मैं इस वीडियो को आपको लेके आया हूँ। और क्वेश्चंस आपके ऊपर हेडिंग पे आपको देखिए, एक बार देख लीजिए। जैसे क्वेश्चंस दे रखा है वो नीचे उसका आंसर दे रखा है, इस फॉर्म में मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म की शुरुआत जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होती है। और डेविड ईस्टन इसके पिता कहे जाते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत 19वीं सदी से, जब 20वीं सदी स्टार्ट हुई थी तब हो गई थी, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्म इसकी आई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यवहारवाद। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है वो ये आता है कि व्यवहारवाद क्या है और राजनीति विज्ञान में इसको क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो व्यक्तियों के समूह होते हैं उनके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले हम क्या करते थे, परंपरागत में संस्थाओं का अध्ययन करते थे। वहाँ जो संस्थाओं के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं, जो व्यक्ति कार्य करते हैं, उनके व्यवहार को नहीं देखा जाता था। लेकिन व्यवहारवादियों का यही एक जो परंपरावाद के खिलाफ जो तर्क था वो यही था कि यह संस्थाओं पे बल ज़्यादा देते हैं और जिन संस्थाओं को जो व्यक्ति चलाते हैं उनके व्यवहार पे बल नहीं देते हैं। और यही कहकर फिर व्यवहारवाद लाया गया था और वैज्ञानिक पद्धति को इसमें अपनाया गया था। ये क्या करते हैं कि वैज्ञानिक तरीकों से राजनीतिक विज्ञान में व्यक्तियों और समूहों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, जिससे राजनीतिक विज्ञान को अधिक व्यवहारिक और सटीक तरीके से समझा जा सके। तो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं और व्यक्ति के व्यवहार पर बल देते हैं। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है वो आता है कि कौन कौन से जो प्रमुख सिद्धांत है जो एक व्यवहारवादी लेकर चलता है। तो इसमें हमारे सामने आते हैं कि एक तो ये समूह के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अनुभव मूलक जो पद्धति होती है उसका उपयोग करते हैं। क्या होता है अनुभव मूलक? अनुभव मूलक वो होता है जहाँ पर हम अपनी इंद्रियों से उसको देख सकते हैं। जिन चीज़ों को हम अपने इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, इनसे हम जिस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं वह अनुभव मूलक डेटा होता है। जिन चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं, थिंकिंग नहीं करनी है, चिंतन नहीं आता है इसके अंदर। अनुभव जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है वो अनुभव मूलक डेटा होता है। तो उसका उपयोग करते हैं व्यवहारवादी और वैज्ञानिक और सांख्यिकी तरीकों का उपयोग करते हैं। जो साइंटिफिक मेथड होते हैं, सांख्यिकी जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उनका उपयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठता, इस शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। वस्तुनिष्ठता, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वस्तुनिष्ठता, एक होती है व्यक्तिनिष्ठता। तो इनमें प्राय कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी चीज़ वस्तुनिष्ठ है, कौन सी व्यक्तिनिष्ठ है। तो इसको आज हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। हमारी जो एग्ज़ाम होती है जहाँ आता है कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वहाँ वस्तुनिष्ठ में हमको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और चारों ऑप्शंस में से ही हमको आंसर बताना होता है। तो वह फिक्स कर देते हैं कि आपको आंसर जो बताना है वो चारों क्वेश्चंस से ही बताना है। आप उसमें अपने मन से 5वां आंसर नहीं लिख सकते। फिक्स है, 4 में से ही आपको किसी एक आंसर को चूज करना है। जहाँ फिक्स कर दिया जाता है कि 4 में से ही एक को चूज करना है, वहाँ वस्तुनिष्ठता आ जाती है और हम अपने स्वयं के जो विचार हैं, अपना स्वयं का जो
दृष्टिकोण है। हम सोच सकते हैं कि इन चारों में से कोई नहीं हो सकता, हम पांचवा कोई आंसर चूज बता सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर बाध्य हैं उन चारों में से चुनने को, क्योंकि हम वो है वस्तुनिष्ठ है और उन चारों में से ही हमको चुनना है। तो वस्तुनिष्ठ में यही होता है कि आप अपने स्वयं के चिंतन को या फिर स्वयं की समझ को उसमें नहीं लगा सकते। आपको जो डेटा कर दिया गया है, उस डेटा से जो एनालिसिस करके जो रिजल्ट आ रहा है वही आपको बताना होगा। उसमें आप अपने मन से कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। आपको अपने आप को, जो अपने आप की जो थिंकिंग है, अपने आप की जो मूल्य हैं, अपने आप की जो वैल्यूज़ हैं, उनको आपको अलग रखना होगा। और सिर्फ जो डाटा आपके पास है और जो डाटा आपको बता रहा है कि जिस दिशा में आपका डाटा आपकी रिसर्च को लेकर जा रहा है, वहीं आपको जाना होगा। यह वस्तुनिष्ठता कहलाती है। और मूल्यवक्ता भी होती है जहां आप अपने मूल्यों को अलग रखते हैं, जहां आप किसी भी प्रकार का अपना जो मूल्य होता है उस मूल्य को मिक्स नहीं कर सकते रिसर्च के साथ। तो वस्तुनिष्ठता होती है, मूल्यमुक्तता होती है, वैज्ञानिकता होती है, सांख्यिकी तरीकों का उपयोग किया जाता है, अनुभवजन्य डेटा का उपयोग किया जाता है और व्यक्ति के समूहों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह मुख्य मुख्य सिद्धांत जो व्यवहारवादी यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से जो अभी मैंने जो मुख्य सिद्धांत बताए, इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो साध्य है, देखिए अनुभवजन्य पद्धतियों का उपयोग करना, वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करना, ये तो साधन है। साध्य तो ये है कि हमें व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाना है। तो व्यक्ति के और समूहों के जो व्यवहार है उसका पता लगाना, यह है उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपसे पूछा जा सकता है, अगर बीए ऑनर्स वगैरह या फिर एमए कर रहे हैं आप, तो आपके जो क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा सिद्धांत है जो व्यवहारवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको जो कोर जो थीम है इसकी वो ये है कि यह समूहों और व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास करता है। व्यवहारवादी कुछ पद्धतियों का उपयोग करते हैं इन व्यवहार को पता लगाने के लिए व्यक्तियों के। तो उसमें क्या आता है कि एक तो ये सर्वेक्षण का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण एक रिसर्च की मेथोडोलॉजी है, जहाँ रिसर्च कम करते हैं तो वहाँ पर सर्वे किया जाता है। जैसे लोगों के मतदान व्यवहार का पता लगाने के लिए लोगों से बातें की जाती हैं, लोगों के व्यू जाने जाते हैं, जगह जगह जाकर डेटा कलेक्ट किए जाते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं मतदान व्यवहार के लिए। तो ये एक तरह का सर्वे होता है, एक सर्वेक्षण होता है। प्रश्न किए जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है, सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, कितने लोगों ने किस पक्ष पे बात की, कितने लोगों ने किस पक्ष पे बात की, कितने लोगों ने, फिर एक नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है कि इतने लोगों ने। ऐसा तो नहीं है कि पूरी पूरी जो जनसंख्या है जैसे कि भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है तो सबके सब लोगों से हम बातें करेंगे, लेकिन एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि कुछ 100 लोगों से कर लिया जाता है और 1000 उनको मान लिया जाता है कि हाँ इस एरिया के सारे लोगों की थिंकिंग इस तरह से है। तो उसको एक नॉर्मलाइज वे में किया जाता है, ऐसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। और प्रयोगात्मक विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है, केस स्टडीज़ की जाती हैं और क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। ये सारे के सारे वैज्ञानिक तरीके हैं जहां हम व्यवहार को पता लगाने के लिए, व्यक्तियों के व्यवहार का पता लगाने के लिए, सामाजिक जो कारक हैं उनका व्यवहार का पता लगाने के लिए इन चीज़ों का हम उपयोग, इन विधियों का उपयोग हम करते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चंस आता है वो सबसे पहला हमारे मन में ये आता है कि हमें व्यवहारवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या कोई परंपरागत तरीकों में, पद्धतियों में, सिद्धांतों में कोई कमी रह गई थी जो हमें व्यवहारवाद को लाने की ज़रूरत पड़ी। कि कोई भी चीज़ जब नई आती है तो तभी आती है जब पुरानी चीज़ में कोई ना कोई कमी रह गई हो। तो परंपरागत में ऐसी क्या कमी व्यवहारवादी बताते हैं, तो वह बताते हैं कि यह मूल्यों पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, आदर्शों पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा पर केंद्रित होते हैं इनके। और जहाँ चीज़ें विचारधारा पर केंद्रित होती हैं वहाँ आप अपने मूल्य सब पर थोपना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं व्यवहारवाद वास्तविक जीवन के व्यवहार और अनुभवजन्य डेटा पर आधारित होता है और मूल्यों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देता है और तथ्यों पर बल देता है
और वैज्ञानिक होता है और वस्तुनिष्ठ होता है, जहाँ स्वयं के जो मूल्य हैं, जो स्वयं के जो दृष्टिकोण है उसको थोड़ा सा साइड में रखकर और हमें जो रियलिटी में जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो डेटा हमें मिल रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उनको मद्देनज़र रखते हुए ही हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और राजनीतिक समस्याओं के बारे में विचार करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वह आता है कि आप व्यवहारवाद के विकास को किस प्रकार देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद का जो विकास हुआ है ये किस प्रकार से हुआ है और कैसे कैसे ये प्रभावित हुआ है, तो आपको मैंने पहले ही वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि 20वीं सदी के मध्य में, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार 1945 के बाद के करीब ये डेविड स्टन इसको लेकर आते हैं और चार्ल्स मैरियम उससे पहले भी इसकी बात करते हैं। 1925 के आसपास उनकी एक बुक्स आती है। तो हेराल्ड लासवेल लगातार इस पर कार्य करते हैं, डेविड स्टन हैं, इन विद्वानों ने इसको बहुत ही बल दिया है इस पर। तो चार्ल्स मैरियम, लासवेल, डेविड स्टन ये व्यवहारवादी हैं। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया है, अनुभवजन्य डेटा का उपयोग किया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं भी हैं। देखिए 1969 के आसपास डेविड स्टन खुद उत्तर व्यवहारवाद को डेविड स्टन ने जन्म दिया था और इसका लाने का जो कारण था वो यही था कि कुछ कमियां जो व्यवहारवाद में डेविड स्टन ने खुद ने भी महसूस की थी और कई विद्वानों ने भी व्यवहारवाद की आलोचना जो की थी वह कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस थी व्यवहारवाद की। एक तो इन्होंने नैतिकता को बिल्कुल साइड में रख दिया था और मूल्यों पर बिल्कुल बल नहीं दिया। जो नैतिकता और मूल्य को ये नज़रअंदाज इन्होंने किया था, इसके लिए काफ़ी आलोचना का सामना व्यवहारवादियों को करना पड़ा। सांख्यिकी विधियों पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक बल दिया गया और इतना सांख्यिकी जो डाटा कलेक्ट करना और उनको एनालिसिस करना और उसके आधार पर मानव के व्यवहार का पता लगाना भी एक ठीक तरह से सामाजिक चीज़ों में सही नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको आप सांख्यिकी रूप से नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार चेंज होता रहता है और ज़रूरी नहीं है कि जिस समय आपने डाटा कलेक्ट किया उस समय जो व्यवहार था वहाँ के लोगों का वह 1 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद भी ऐसा ही रहे। चेंज हो सकता है, कंडीशंस के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार चेंज हो जाता है, इसलिए अत्यधिक निर्भरता नहीं दिखाई जा सकती। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई थी। यह भी एक कहीं ना कहीं व्यवहारवादी दृष्टिकोण की लिमिटेशंस को दिखाता है। अगर पूछा जाए कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में व्यवहारवाद की कोई प्रासंगिकता है क्या, तो देखिए प्रासंगिकता तो है, क्योंकि यह वास्तविक जीवन के जो डेटा होते हैं और जो व्यवहार होते हैं उस पर आधारित विश्लेषण करता है। देखिए लक्ष्य तो सही था लेकिन साधन में कहीं ना कहीं चूक हुई थी। लक्ष्य अच्छा था कि व्यक्ति के व्यवहार को जाना जाए, व्यक्ति का किस तरह से किस किस कारकों से प्रभावित होता है उसका डाटा कलेक्ट किया जाए, ठीक था। लेकिन अत्यधिक वैज्ञानिकता लाना ये थोड़ी सी कमी रह गई थी, जिसमें उत्तर व्यवहारवाद में सुधार करने का प्रयास भी किया गया था। तो साध्य तो ठीक था, प्रासंगिकता भी है। व्यक्ति के जीवन का डाटा कलेक्ट करना, उनके व्यवहार पर आधारित विश्लेषण करना और क्या कौन कौन से व्यवहारिक कारक और होते हैं जो नीतियों को जो गवर्नमेंट बनाती है, जो रणनीतियाँ बनाती है, उनको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और फिर उन व्यवहार को अगर हम पता लगा लेते हैं कि किस कंडीशन में किस तरह का व्यवहार एक ह्यूमन करता है, तो फिर हम उसका जो यूज है वह अच्छी नीतियाँ और अच्छी रणनीतियाँ बनाने में कर सकते हैं। अगली जो बात है वह है अध्ययन या शोध में व्यवहारवाद का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम व्यवहारवाद का उपयोग कैसे कर सकते हैं रिसर्च में, अध्ययन में, तो देखिए हमने पहले भी बता दिया था कि यह सर्वेक्षण विधियों और सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग करता है मतदान व्यवहार को समझने के लिए। अगर आपको मतदाताओं के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए दिया जाए तो आप एक सर्वे कर सकते हैं, आप जा सकते हैं जगह जगह, आप क्षेत्रों में जा सकते हैं। इंडिया के जो पूरे रीजन्स हैं उनमें कई जगह आप जाकर
जगह जगह डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। साउथ के लोगों की क्या थिंकिंग है किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, किसी पार्टी के ऊपर, वेस्ट की क्या है, ईस्ट की क्या है, तो आप इनको वहाँ पर जाकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और व्यक्तियों के व्यवहार किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं और किस प्रकार से कौन क्या थिंकिंग रखता है, उससे मतदान व्यवहार को आप विश्लेषण कर सकते हैं और चुनावी रुझानों को जान सकते हैं, जनता की राय को जान सकते हैं, चुनाव के दिशा में जा रहा है ये जान सकते हैं। जो एग्जिट पोल आते हैं इससे वो भी इसी तरह से आते हैं जहाँ जनता के रुझानों को जाना जाता है चुनावों से, और किस प्रकार से व्यक्ति ने किस प्रकार के व्यक्ति को वोट दिया है, किस प्रकार से। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वह ये सब व्यवहारवाद की जो शोध है उसके अंतर्गत ही आती हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के तहत वोटिंग व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाता है, अभी अभी वही हम बता रहे थे। वोटिंग व्यवहार का अध्ययन सर्वेक्षण करेंगे, प्रश्नावली, सांख्यिकी विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। मतदाताओं के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का विश्लेषण इसमें शामिल होता है। हम देखेंगे कि मतदाताओं की सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है, किस प्रकार की सामाजिक स्थिति में किस प्रकार के निर्णय एक मतदाता ले सकता है, किस प्रकार की आर्थिक स्थिति में किस प्रकार का निर्णय वो ले सकता है। उनकी मनोवैज्ञानिकता को समझने का प्रयास करेंगे, साइकोलॉजी क्या है, उससे हमें पता लग जाएगा कि किस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, वोट देता है। और आजकल इस चीज़ का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा किया भी जाने लगा है। जो मतदाताओं को पसंद है उसी चीज़ का एक तरह से प्रचार किया जाता है, उसी चीज़ को दिखाया जाता है राजनेताओं द्वारा, और चुनावी पार्टियां बहुत ज़्यादा उपयोग इस मतदान व्यवहार को जानने के लिए करती हैं, क्योंकि वह पता लगाना चाहती हैं कि मतदाता किस चीज़ से तो नाराज़ होता है और किस चीज़ से वह प्रसन्न होता है, और किस चीज़ से किस चीज़ को उसके मुद्दे को उठाया जाए कि वह प्रभावित होकर हमारी पार्टी को वोट दे। तो इसके लिए लगातार पार्टियां वर्क करती रहती हैं, और जितनी भी सोशल मीडिया पर आप पोस्ट देखते हैं कि जब चुनावी माहौल होता है तब किस प्रकार से किस चीज़ मुद्दे को उठाना है। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत 50-50 साल पुराने होते हैं और वो उठते हैं चुनावों के आसपास। तो ये जो होता है ये सब एक रिसर्च करके और तब वेल प्लान करके किया जाता है, ताकि मतदाताओं को आकर्षित किया जा सके, उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित किया जा सके। आप प्रभावित तो तभी कर पाएंगे किसी चीज़ को जब आपको पता होगा कि यह किस प्रकार की इनकी थिंकिंग है और किस दिशा में ये सोचते हैं। जब आप इस चीज़ का पता लगा लेंगे तो आप उनके मतदान व्यवहार को तभी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए उपयोग इसका किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको व्यवहारवाद पसंद आया होगा। आज हमने व्यवहारवाद से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं को समझने की यहाँ पर कोशिश की। नमस्कार।